Namaskar. Hello everyone. I'm here once again to tell you an answer to a very frequently asked question कि notes कैसे बनाएं. I received so many messages, so many phone calls and even on app, YouTube पे भी कि notes कैसे बनाएं मैम प्लीज़ बताएं. तो मैं आज आपके सामने लेकर के आई हूँ मेरे अपने हैंड रिटन नोट्स जो मैंने बनाए थे. A few samples only, a few sample images that to refer कि कैसे नोट्स बनाए जा सकते हैं. सब लोगों को ऐसा लगता होगा कि नोट्स इनफैक्ट बहुत सारे बुक स्टोर्स हैं जहाँ नोट्स अवेलेबल हैं और कई लोगों के हैंड रिटन नोट्स हैं. सभी के नोट्स अच्छे हैं पर मैं यहाँ सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन स्ट्रैटेजी. इट इज़ द स्ट्रैटेजी दैट वर्क फॉर मी. सो लेट्स सी. How to make notes is the title for today's lecture. And here I am. देखिए, is it that big? Yes, it is. Why? Because होता क्या है, आपने एक लक्ष्मीकांत ले ली, उसके बाद में मान लीजिए RBD पब्लिकेशन ले लिया, किसी कोचिंग सेंटर के नोट्स ले लिए, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए और धीरे धीरे आपका एक सेक्शन के लिए पुलिंदा करीब 1 फीट से ज़्यादा लंबा हो जाएगा. और इमेजिन कीजिए आपको एक मॉक टेस्ट लिखना है तो शायद आप इतने पेजेस को ओवरनाइट में भी नहीं पलट पाएंगे. फॉरगेट अबाउट द रिविजन. पेज टर्न करना भी बहुत मुश्किल है इतने से. तो मैन आई टुक सेवरल काउंट्स और पीरियड्स टू चेंज दिस मच ऑफ लॉट ऑफ एवरी सेक्शन टू जस्ट हार्डली 25 और 40 पेजेस. सो इट इज़ वन ऑफ द सैम्पल्स. वन डे आई सॉ कौशल सर क्लास ले रहे थे तो मुझे लगा कि अभी पॉलिटी में और इकोनॉमिक्स में इंग्लिश मीडियम का बहुत अच्छा काम चल रहा है और सर ने मुझे उसका मेंटर बना दिया है. तो इट इज़ माई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू कि साइमल्टेनियसली आप अपने हैंड रिटन नोट्स कैसे बनाएं. मैं एक फंडामेंटल प्रिंसिपल पे अभी भी स्टिक हूँ कि प्लीज़ फर्स्ट रीडिंग में नोट्स नहीं बनाएं. जो आपकी फर्स्ट रीडिंग है उसमें आपको नोट्स नहीं बनाने हैं. अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने आप के साथ क्राइम कर रहे हैं, खुद की तैयारी के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं. आप कम से कम एक रीडिंग, उसके बाद में सेकंड रीडिंग, 2 रीडिंग दीजिए अपने आप को और थर्ड रीडिंग में नोट्स बनाना शुरू कीजिए. उससे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी. आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, किस में आपको लिखने की ज़रूरत है. नॉट एवरीथिंग विच इज़ देयर इन द बुक हैज़ टू बी रिटन इन योर नोट्स. रिमेंबर, आपके नोट्स जब तक आपका मेंस होगा तब तक कम से कम 3-4 साइकिल से होकर गुजरेंगे और वो श्रिंक होते चले जाएंगे. दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग कहते हैं कि रजिस्टर खरीदिए. मैं कहूँगी प्लीज़ रिम खरीदिए. ये रिम क्या है? किसी भी बुक स्टोर पे जाइए, स्टेशनरी स्टोर पे जाइए और बोलिए कि मुझे एक प्लेन पेजेस की रिम दीजिए. उससे फ़ायदा क्या है जो मुझे लगा, मतलब मैं सिर्फ रियलिस्टिक बातें करना चाहती हूँ ताकि आपको रियल में समझ में आए कि नोट्स उसमें बनाने का क्या फ़ायदा और इधर बनाने का क्या फ़ायदा है. जब आप एक किसी रजिस्टर के अंदर नोट्स बनाते हैं तो वहाँ ऑलरेडी कुछ लाइंस बनी हुई होती हैं और उन लाइंस पे आप लिखते हो तो आपका दायरा टू डू स्केचिंग, ड्राइंग, डायमेंशन, फ्लो चार्ट श्रिंक हो जाता है. दूसरा, ना चाहते हुए भी आपका इन लाइंस पे ध्यान जाता है तो आप अपने कंटेंट के साथ खेल नहीं पाते. इसीलिए मैं भी रजिस्टर्स में बनाती थी. फिर मुझे लगा कि ध्यान तो सारा लाइनों पे जाता है, वर्ड लिमिट पे जाता है, नोट्स तो मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं. तो मैंने वाइट पेजेस लिए और उन पे लिखना शुरू किया. देयर यू डोंट हैव एनी स्पेस लिमिटेशन कि जैसे पहले हाशिया छोड़ा होता है तो हाशिए से पहले नहीं लिखना है, इससे ऊपर नहीं लिखना है, बाहर नहीं लिखना है. नहीं, वाइट पेज आपका है, उस पर लिखिए. और वो सस्ता भी होता है बिकॉज बीइंग अ स्टूडेंट सब लोगों को अपनी पॉकेट पे भी ध्यान रखना होता है. तो मुझे लगता है कि प्लीज़ गो विद रिम. वाइट शीट्स लेकर के आइए, उन पर लिखना शुरू कीजिए. उनको कंबाइन करना बहुत आसान है. उसमें से कोई पेज आपको लगता है काम का नहीं है, उसको निकाल के फेंकना बहुत आसान है. उसको जेरोक्स करना आसान है, कटिंग करना आसान है. नेक्स्ट, ये फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है. मैं ऐसा मानती हूँ कि हम सब के सब जो घर में हिंदी बोलते हैं समझते हिंदी में ही हैं. हाँ, लिखते उसको इंग्लिश में अच्छे से हैं. क्यों? क्योंकि हमारी टर्मिनोलॉजी हमें पहले से पता होती है और उसके लिए इनफैक्ट विद द फ्लो ऑफ राइटिंग वी आर मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश. सो दिस पर्टिकुलर सेशन इज गोइंग टू बी बाइलिंगुअल. यहाँ देखिए, आई हैव रिटन फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन.
ये कम से कम 2-3 रीडिंग के बाद में समझ में आए थे कि फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कितने हैं। मैंने पूरे लेंथी सेंटेंसेस नहीं लिखे हैं, सिर्फ बुलेट्स लिखी हैं, जैसे कि लेंथीएस्ट, इट इज लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, हियर आई हैव नॉट मेंशन्ड एनी सोर्स बट it is a feature, so I have tried to include it. Next is blend of rigidity and flexibility. Of course we do have features of flexibility and rigidity, वो दो अलग अलग concepts हैं, लेकिन यहाँ हमें सिर्फ उनको शब्दों को याद रखना है। क्यों? क्योंकि सवाल कैसा भी आ सकता है। अगर आपकी आंखों के सामने ये दो शब्द भी आ गए ना, तो कॉन्सेप्ट अपने आप दिमाग में आ जाएगा कि रिजिडिटी क्यों है और फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है। गोइंग नेक्स्ट, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। कई बार सवाल ऐसे भी आते हैं, फेडरल वर्सेस यूनिटरी फीचर्स, वो भी हमें याद रखना होगा, लेकिन यहाँ हमने सिर्फ उनके हेडिंग्स लिए हैं। अब यहाँ इन सारे के बाद में देखिए, यहाँ मैंने सिर्फ डीपीएसपी लिखा है, यहाँ मैंने सिर्फ 3 टियर गवर्नमेंट लिखा है, और यहाँ मैंने दूसरे कलर से कुछ और लिखा है। ये मेरे रियल नोट्स हैं जो 2018 में मैंने बनाए हैं। यहाँ मैंने लिखा है 61 CAA, और ये देखिए लिखा है 21 to 18, एरो इज देयर, इट इज लाइक 21 to 18. I mentioned it like this. So it is related to universal adult franchise, यानी मताधिकार, वयस्क मताधिकार सभी को दिया गया था, irrespective of gender or place of birth or things like that. Every citizen will get the right to vote. ये हमें दिया गया था with independence, rather with implementation of our constitution. तब से ये सिर्फ 21 ईयर्स एंड अबव के लिए था। देन इसको 61वें संविधान संशोधन विधेयक यानी 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 21 से 18 कर दिया गया, और ये 1988 में हुआ था। अब इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन को मैंने सिर्फ 3 वर्ड्स में लिखा, ये देखिए। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि जो आपके नोट्स हों वो इतने छोटे हों कि लास्ट मिनट में आप उनको रिवाइज कर पाएँ, मल्टीपल टाइम रिवाइज कर पाएँ और आपको समझ में आए। जैसे मेरे नोट्स में आपको पकड़ा दूंगी तो शायद पहली बारी में आपको समझ में नहीं आएंगे, इसलिए आप खुद बनाइए। नेक्स्ट इज, यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है, हिंदी में लिखा है बजट की, फिर लिखा है सीक्वेंस। अब मुझे तो ऐसे ही समझ में आता था कि कोई मुझसे पूछेगा व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ बजट, तो मैंने उसको ऐसे लिख लिया बिकॉज इट इज प्योरली सब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज, ये सीक्वेंस है, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, देन जनरल डिस्कशंस, देन स्क्रूटनी बाय बजट कमिटी, वोटिंग ऑन, ये आती है प्री स्पेसिफिक। ये प्री में बहुत पूछा जाता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बजट इन पार्लियामेंट। फिर यहां मैंने लिखा है PAC, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, और इसमें क्या लिखा है 22, 15 and 7। ये मुझे समझ में आ रहा है कि क्या है। इट मीन्स 22 मेंबर्स, 15 फ्रॉम लोकसभा, 7 फ्रॉम राज्यसभा। तो आप भी ऐसे कुछ शॉर्ट में अपने नोट्स बनाइए और उनको बार बार में रिवाइज कीजिए। जितने भी टॉपर्स होंगे आपको सब कहेंगे कि आपका सोर्स जो है वो लिमिटेड हो और उसका आपको मल्टीपल रिवीजन करना है। तो इट इज द की टू सक्सेस। नेक्स्ट इज, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये मेरे हाथ से लिखे हुए नहीं है, मैंने इमेज जानबूझ के इंक्लूड की थी इस पेज की। एक तो ये रिलेवेंट है, अभी आपका टॉपिक चल रहा है, पढ़ रहे हैं आप इसको, और दूसरा ये मुझे लगा कि इसलिए भी रिलेवेंट है कि मैं आपको ये दिखा पाऊँ कि मैंने क्या किया है। दृष्टि करंट अफेयर्स नाम से मैगजीन आती है, उसमें मैं कुछ कंटेंट पढ़ रही थी, मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है तो क्यों ना इसको काटा जाए। मैं अक्सर कहती हूँ यू हैव टू डिसाइड योर प्रायोरिटीज। आपको वो 80 रुपए की दृष्टि मैगजीन को बचा करके ये सोचते हैं कि किसी और के काम में आ जाएगी, तो बिलीव मी इस साल का पब्लिकेशन 2 महीने बाद भी कोई नहीं लेगा। दूसरा, आपकी प्रायोरिटी है कि आपको मार्क्स सेलेक्ट गेन करने हैं, आपकी प्रायोरिटी है कि आपको लिस्ट में जगह बनानी है। जो 988 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं उसमें से एक आपकी पक्की है, औरों के बारे में सोचेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फेवर योरसेल्फ, देन डिसाइड कि आपको क्या चाहिए। मुझे ये कंटेंट यहाँ चाहिए था, मैं लिखना नहीं चाहती थी, मुझे लगा ऑलरेडी सुंदर लिखा हुआ है, छोटा लिखा हुआ है, चलो काटते हैं और चिपकाते हैं। तो इट सेव्ड माई टाइम, इट सेव्ड माई एफर्ट्स। चलो गोइंग टू नेक्स्ट, ये क्या है, DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हम सब देखते हैं कि DPSP पढ़ने के लिए स्टार्ट होते हैं तो 3 दिन सिर्फ DPSP में लग जाते हैं।
किसी और ने मेहनत कर रखी है, तो प्लीज़ उस मेहनत का फ़ायदा उठाइए। एक छोटी सी, एक ही पेज है ये पेज को हम जनरली बोलते हैं कि लैंडस्केप, इट इज़ अ पोर्ट्रेट मोड। मैंने लिखना शुरू किया DPSP आर्टिकल 38 से, देन 39, 42 मेजर आर्टिकल्स आर मेंशन्ड ओवर हियर। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इसी के बीच में आर्टिकल 39 के बीच में लिखा हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में व्हाट हैपेंड, अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के लिए मेंशन्ड है। तो यदि आपको लगता है कि कोई एक स्पेसिफिक चीज़ है जो इसमें मेंशन की जानी चाहिए, तो आप वहीं लिख लीजिए। एंड देन ये भी देखिए, मैंने यहाँ कुछ स्पेस छोड़ा हुआ है, यहाँ स्पेस छोड़ा हुआ है, यहाँ मैंने अंडरलाइन किया हुआ है पिंक से। इट वॉज अ कलर पेन जिससे मैंने अंडरलाइन किया। सेकेंड रीडिंग में, थर्ड रीडिंग में चेंजेस होते रहेंगे। नेक्स्ट, ये सवाल आया था 2016 में, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए कौन से आर्टिकल में है। तो यदि आपके पास ऐसी समरी बनी हुई होगी तो आपके लिए बहुत आसान होगा। प्लीज़ समरी बनाना शुरू कीजिए, लेंथी वर्ड्स मत लिखिए, लेंथी सेंटेंसेस मत लिखिए, आपको रिवाइज करने में बहुत मुश्किल होने वाली है। और अभी आप इतने अच्छे मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच गए हैं कि सिर्फ कीवर्ड को देखने से आपको पूरा सेंटेंस समझ में आ जाएगा। थोड़ा आगे चलते हैं। एक ये सिक्योरिटी हमारा एक टॉपिक है, आई बिलीव पेपर 3 में है। और सिक्योरिटी कितने टाइप की हो सकती है, तो ये देखिए मैंने यहाँ किस प्रकार से उसका नोट बनाए हैं। और इस एक ही पेज में मैंने इंटरनल सिक्योरिटी, यहाँ मैंने लिखा है एक्सटर्नल सिक्योरिटी, यहाँ लिखा है टेररिज्म, यहाँ लिखा है कम्युनिज्म। जितने भी आपको इससे संबंधित कीवर्ड्स याद आते हैं उनको मैंने यहाँ लिखा है। 1 बाय 1 अगर पढ़ें तो भी देखेंगे आप कि इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, रीजनलिज्म, लिंग्विज्म, सोशल स्टेटा, ये सब कुछ क्या है, हमारे लिए थ्रेट्स है। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे आप, तो मैंने इंसर्जेंसी पे स्पेसिफिक लिखा है, JNK में होती है, नक्सलिज्म का भी इसका एग्जाम्पल है, खालसा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, गोरखालैंड, इन सब में इंसर्जेंसी भी होती है। तो यदि आपको सिर्फ इतना भी दिखता है और आपको ये याद है, क्योंकि आपका खुद का बनाया हुआ, आपने रिवाइज किया है, तो आप इस पे आराम से 5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर तक के कैसे भी सवाल अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि आपने इसको पढ़ा था अच्छे से और फिर उसके कीवर्ड्स को आपने यहाँ लिखा है। प्लीज रिमेंबर, only referring to this page will not give you marks. First, you have to read a lot. Please पढ़िए और उसके बाद में उसकी समरी शीट बनाइए। अब यदि मुझे सिक्योरिटी पे 20 नंबर का निबंध जो हिंदी में लिखना हो, तो भी मैं सिर्फ इस पेज के कीवर्ड से लिख सकती हूँ। तो आपकी तैयारी कॉम्प्रिहेंसिव हो रही है। जो भी आप कंटेंट पढ़ रहे हैं वो आपको लैंग्वेज के पेपर में भी हेल्प करेगा। यहाँ आते हैं, देखिए कम्युनिज्म, कहने को कम्युनिज्म पे पूरी बुक्स लिखी हुई हैं, पर हमें RS के लिए उतना नहीं पढ़ना होता। हमें तो सिर्फ ये समझना होता है कि कम्युनिज्म का मतलब क्या है, स्टार्ट कहाँ से हुई और इंडिया में उसका स्टेटस क्या है। इससे रिलेटेड मैंने कंटेंट यहाँ लिखे हुए हैं। यहाँ स्पेस छोड़ा हुआ था कि यदि कुछ और मिलेगा तो यहाँ भर लेंगे। तो वाइट शीट्स पे लिखने का ये फायदा होता है। गोइंग नेक्स्ट, ये भी एक एग्जाम्पल है, मेरे ही नोट्स में से मैंने लिया है। यहाँ देखिए ऊपर वाला हाफ आपको दिख रहा होगा कि प्रिंटेड है, ये प्रिंटेड नहीं है, ये फिर मैंने किसी बुक में से काटा। अरिहंत की एक पब्लिकेशन की बुक थी पॉलिटी से रिलेटेड, इंडियन पॉलिटी। अब जो मेरे साथ घटना घटी वो मैं आपको बताती हूँ। 2016 में मुझे मालूम नहीं था क्या पढ़ना है बिफोर कमिंग टू सम्यक। सो आई वेंट टू अ बुक स्टोर एंड आई आस्क्ड कि जो भी अच्छी बुक्स हैं लोग खरीदते हैं वो मुझे दे दीजिए सिलेबस के हिसाब से। सो यू वॉन्ट बिलीव 3 cartons of books were given to me by the book vendor। और उनको मैं घर लेकर के आई तो ऑफ कोर्स बुक्स बहुत अच्छी थी, लेकिन वो समरी नहीं थी, वो वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं था। तो उनको पढ़ने के चक्कर में मुझे लगा कि मैंने पता नहीं बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन वो समेट नहीं पा रही थी। उनमें से एक बुक थी अरिहंत पब्लिकेशन की, उसमें मुझे एक क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने रादर देन कीपिंग होल बुक विद मी, मैंने उसमें से वो पेज फाड़े, कटिंग करी और यहाँ चिपका लिया। तो आपको हंस बनना होगा। कहते हैं हंस मोती चुग लेता है पूरे पानी में से, गंदगी में से। तो यू हैव टू थिंक कि मेरे लिए क्या काम का है और उसको निकालिए और रखिए। तो ये क्वेश्चन रिलेटेड था, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कीप्स अ चेक ऑन आर्बिट्ररी पावर ऑफ पार्लियामेंट इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्कस इट क्रिटिकली। तो शायद 10 नंबर में आने वाला सवाल है। नीचे देखिए मैंने लिखा हुआ है सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हम सब पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स,
कौन से पार्ट में है, हम पढ़ते हैं कितने टाइप के राइट्स हैं, हम ये भी पढ़ते हैं कि इनके टाइप्स के साथ में इनके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन ये तो प्री स्पेसिफिक सवाल हो गए, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। मेंस में हम देखते हैं सवाल ऐसे नहीं आते हैं, मेंस में एनालिटिकल सवाल आते हैं। तो एक एनालिटिकल सवाल ये है, एक एनालिटिकल सवाल ये है, मेरे नोट्स की कॉपी में नोट्स का पेज है जो मैंने यहाँ लिया है, किसी को चाहिए होगा तो आई विल मेक इट अ पॉइंट कि मैं इनका पीडीएफ कन्वर्ट करके भी आपके साथ में शेयर कर लूँगी। सम्यक की जो ऐप है उस पर आपको ये पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। पर मैं फिर आपको ये कहना चाहती हूँ, ये सब्जेक्टिव हैं, ये मैंने लिखे हैं तो मुझे समझ में आते हैं। तो ऐसा हो सकता है कुछ भाइयों को बहनों को समझ में नहीं आए, तो प्लीज़ अपने हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाइए, आपको आपकी खुद की हैंड राइटिंग बहुत पसंद आएगी। आगे चलते हैं। ये ज्योग्राफी का एक सवाल मुझे याद है, मैंने इससे पहले वाला जो सेशन हुआ उसमें कहा था कि प्लीज़ लर्न मैप्स, और मैंने कुछ ड्रॉ करके भी बताए थे कि आपको 7 to 8 सेकेंड्स में राजस्थान का और भारत का मैप बनाना आना ही चाहिए। सॉइल्स ऑफ राजस्थान एक ऐसा कंटेंट था जो मुझे कहीं नहीं दिखा था। सॉइल्स ऑफ राजस्थान जो वर्गीकरण दिखता है वो दिखता है पुराने तरीके से, और जहां दिखता है वहां इनके हिंदी टर्म्स होते हैं। तो इंग्लिश टर्म्स में कन्वर्ट करना मेरे लिए थोड़ा एक चैलेंज था, जिसको मैंने एक्सेप्ट किया और मैंने अपने नोट्स बनाए। उसमें मैंने राजस्थान का एक मैप ड्रॉ किया और लिखा कि कहाँ कौन सी सॉइल है। ठीक है, अगर आप ऐसे खुद अपनी नोट्स बनाएंगे तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे कि आपने यहाँ एल्यूवियल सॉइल लिखा है, यहाँ एरिडी सॉइल लिखा है, इंसेप्टी सॉइल लिखा है। अच्छा, मैंने देखिए साथ में नीचे भी लिखा है लाल और भूरी, क्योंकि इस नाम को पढ़ेंगे आप इंसेप्टी सॉइल तो बिल्कुल याद नहीं रहेगा कि इसका कलर कैसा है, और बाई चांस इसी पे 10 नंबर का सवाल आ गया तो आपको ये तो याद रहे कि इसका टेक्सचर कैसा है, कलर कैसा है। अच्छा, मैं इसको रेड और ब्राउन लिखूंगी तो मुझे रेड और ब्राउन कौन समझ में आता है? मुझे तो समझ में आता है लाल और भूरी, क्योंकि बहुत आसान नाम है। सो आई रोट लाल भूरी हियर इन हिंदी। तो आप बाइलिंगुअल नोट्स बनाइए, अच्छे से समझिए, क्योंकि आपके हैं, आपको समझ में आने चाहिए। यहाँ देखिए मैंने हिल सॉइल लिखा है क्योंकि ये वो वाला एरिया है जो पठारी इलाका है। अब जहाँ सॉइल लिखा है उसी के साथ सॉइल की समस्याएं भी लिखिए और उनके समाधान भी लिखिए। जैसे मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था कि हम बेस्ट प्रिपरेशन करने के लिए हमें हमेशा ये स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए कि कोई भी हमारे पास में एक टॉपिक है, उस टॉपिक का सबसे पहले इंट्रोडक्शन होना चाहिए हमारे पास कि वो चीज़ क्या है, उसके पॉसिबल टाइप्स, फिर उसकी समस्याएं यानी इश्यूज, और जब आपने इश्यूज लिखे हैं तो उनका हल भी होना चाहिए आपके पास। अगर यही सवाल मुझसे पूछा जाए कि राजस्थान में मृदा से संबंधित समस्याएं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स और इश्यूज रिलेटेड विद सॉइल्स ऑफ राजस्थान, सो आई विल ड्रॉ अनदर मैप हियर। इमेजिन दिस, लेट मी इरेज इट फर्स्ट। Okay, let's go. Now the question given to us is, what are the issues related with soils of Rajasthan? So first of all, I'll draw the map. Please don't mind अगर ये बहुत अच्छा नहीं बना है तो, because I'm not very habitual of making using this platform. Next, I will mention here what is the problem. यहाँ समस्या है, सेम की समस्या, इट मीन्स वाटर लॉगिंग। इस एरिया में हम जानते हैं बैडलैंड टॉपोग्राफी है, यानी रेवाइंस हैं, जिनको हिंदी में हम बोलते हैं चंबल के बीहड़। यहां हम जानते हैं कुबड़ पट्टी है, इट मीन्स यहां फ्लोराइड की समस्या है, इसको बोलते हैं हॉन्च बेल्ट। यहाँ फ्लोराइड की समस्या है एंड सैलिनिटी, हाई सैलिनिटी, क्योंकि अगर आपने
फिजियोलॉजिकल, इसका आपने इसका वर्गीकरण पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि यहाँ सांभर लेक है, यहाँ डीडवाना लेक है, और सारी लेक्स जो है वो सारी इसी बेल्ट में होती हैं। तो यहाँ सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, तो इट इज़ ऑल्सो एन इश्यू। इधर चलते हैं, इधर क्या समस्या है? हम जानते हैं एरिड सॉइल है, यानी यहाँ पे बालू मिट्टी है, रेत है, जो कि पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो वो भी एक समस्या है। तो यहाँ डेजर्ट सॉइल लिख सकते हो। इस बेल्ट में हम देखते हैं कि पशुधन बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से टॉप सॉइल का जो है वो इरोजन हो जाता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं सॉइल इरोजन की समस्या है। लेकिन यहाँ सॉइल इरोजन क्या आ रहा है? विंड एक्टिविटी से हो सकता है और पशुपालन से, यानी कैटल मूवमेंट से हो सकता है। यहाँ जो सॉइल इरोजन है, या इस बेल्ट में जो सॉइल इरोजन है, वो वाटर की वजह से या फ्लडिंग की वजह से है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद है कि किस जगह कौन सी समस्या है, तो प्लीज़ एक छोटा सा मैप ऑन टॉप ऑफ पेज बनाइए, फिर लिखिए सॉइल की प्रॉब्लम्स, और फिर उनके सॉल्यूशन भी दीजिए। और सॉल्यूशन में लास्ट में लिखिए कि सॉइल हेल्थ कार्ड which was launched in 2016 is a big game changer now। क्यों? क्योंकि आप प्रशासन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो आपको सारी स्कीम्स पता होनी चाहिए। तो किस समस्या के साथ में कौन सी सॉल्यूशन या कौन सी स्कीम फिट हो रही है, आपका निष्कर्ष में वो जरूर होना चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी टॉपिक पे हमें किस प्रकार से नोट्स बनाने हैं। आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो एक साथ कई हजार बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है, लेकिन उन हजारों में से खुद का स्थान आप स्वयं निर्धारित करेंगे। उसके लिए आपको खुद अपना कंटेंट बनाना होगा और उसमें बार बार सुधार करने होंगे। ऐसा हो सकता है कि इसके बाद में आपको याद आ जाए कोई और नई स्कीम आ गई, तो आप उन स्कीम्स को यहाँ लिख लीजिए। कीप सम स्पेस इन योर नोट्स। ऐसा भी होता है मेरे साथ बहुत बार कि मान लीजिए पेज पूरा भर गया, तो मैं एक वाइट शीट में से इतना सा स्पेस काटूंगी और यहाँ कॉर्नर में चिपका दूंगी। वो इसी के ऊपर से फ्लैप होता हुआ होगा और उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल लूंगी। आपके नोट्स हर मॉक टेस्ट के बाद में परिष्कृत होने चाहिए, हर रिवीजन के बाद परिष्कृत होने चाहिए, तभी आप सफलता के उच्चतम शिखर पे पहुंचेंगे। जानिए, पहचानिए, समझिए, लिखिए। एक्सीलेंस इज अ जर्नी, इट इज अ हैबिट, इट इज नॉट द डेस्टिनेशन। आगे चलते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया था कि लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो होते क्या हैं? वो ये होते हैं, आप जैसे मैंने 20 पेपर दिए पेपर 3 के पॉलिटी वाले, और फिर भी मुझे लगा कि ये एस्पेक्ट तो मुझे याद रहते नहीं हैं, ये आर्टिकल मैं भूल जाती हूँ। तो मैंने उनके लिए 4-5 पेज के लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स बनाए, जो एग्जामिनेशन हॉल में जस्ट पहुंचने से पहले ही मैं उनको देख रही थी। अगेन, कुछ लोगों को लास्ट मिनट में पढ़ने से घबराहट होती है, मुझे नहीं होती, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी को अपने हिसाब से देखिए। बट फॉर मी लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स वर्कड। कैसे दिखाती हूँ, देखिए। यहाँ मैंने लिखा है पॉलिटी लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स, यहाँ मैंने लिखा है जुडिशियल एक्टिविज्म। अब मैंने इसमें बहुत सारा सिर्फ फैक्ट लिखे हैं, देखिए क्या क्या। जस्टिस JS वर्मा, वैक्यूम फुलफिलमेंट, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जुडिशरी। फिर यहाँ मैंने लिखा है BCCI NCR में 2000 cc से ज़्यादा के व्हीकल्स। यहाँ मैंने साथ में रोहतांग भी लिख दिया। यहाँ मैंने पटाखे लिखा है हिंदी में। यहाँ मैंने लिखा है ये होल माइनिंग, रैट होल माइनिंग जो मिजोरम में हो रही थी, एंड देन UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड, एंड बहुत कुछ। इट मीन्स अगर मुझसे सवाल आ गया 5 नंबर में या 10 नंबर में अबाउट जुडिशियल एक्टिविज्म, सो आई मस्ट हैव ऑल द की पॉइंट्स ऑन माई हैंड टिप्स, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ताकि मैं उनको फिर वहाँ नोट कर पाऊँ, लिख पाऊँ, कुछ छूटे नहीं। अदरवाइज हम कैसे करते हैं, मैं रियल एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। इतना बड़ा पेज दिया होता है 10 नंबर का आंसर लिखने के लिए, करीब 17 से 18 लाइन्स होती हैं। हम शुरू करते हैं डेफिनेशन लिखना, जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब ये है, और ये एक नई विधा है, सुप्रीम कोर्ट में इवॉल्व हो रही है, और इतना लिखते लिखते पता चलता है 5 लाइन तो खत्म हो गई। तो फैक्ट तो हमारे इसमें आए ही नहीं। याद रखिए, जितने ज़्यादा फैक्ट स्प्रिंकल करेंगे अपने आंसर में, उतना ही मजा आएगा जितना आप पिज़्ज़ा में जितनी ज़्यादा टॉपिंग्स डालते हो, ऐसे समझ लीजिए। इट इज़
जस्ट लाइक दैट। तो आपको इन सारे फैक्ट्स को कहीं ना कहीं डालना होगा। तो आप पेज को विजुलाइज कीजिए और सोचिए कि 3 लाइनों में मुझे यहाँ एग्जाम्पल्स लिखने हैं, यहाँ सिर्फ 2 लाइनों में इंट्रोडक्शन लिखना है, यहाँ उन बेसिक जजमेंट्स की बात करनी है जिन्होंने इसको बढ़ावा दिया, और लास्ट की 2 लाइनों में मुझे निष्कर्ष लिखना है। आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बना के रखना होगा, तभी आप 10 में से 7 से 8 नंबर फैच कर पाएंगे। अदरवाइज 2 से 3 तो सबको मिलते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये फैक्ट याद हों, और फैक्ट याद तब होंगे जब फैक्ट सारे एक साथ एक जगह होंगे। इमेजिन कीजिए जुडिशियल एक्टिविज्म के पास 10 पेज के नोट्स हैं, बाय गॉड रिवीजन मुश्किल है। यहाँ चलते हैं, थोड़ा इधर आ जाते हैं। ये मैंने क्या लिखा है, विधानसभा 15वीं, याद आ रहा है RAS 2018 पेपर 3, इस पे सवाल आया था। यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ये आज के दिन महिलाएं 25 हैं, पर ये पुराना डेटा है। 24 वुमेन MLAs, प्रोटेम स्पीकर, देन बीजेपी की पोजीशन, RLP की पोजीशन। यहाँ मैंने ये भी लिखा है कि इधर से मंडावा सीट खाली हो गई है, इधर से खीमसर खाली हो गई है। अब इमेजिन कीजिए, इंग्लिश, बीइंग एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, इफ आई राइट लाइक KHINWSAR, ओ बॉस मुझे तो ये याद नहीं रहेगा, खीमसर, शायद 2 बार पढ़ूंगी, सोचूंगी। इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू यूज़ हिंदी वर्ड्स फॉर नेम्स, जो हिंदी के नाम है, जैसे मंडावा, तो मैंने तो इनको हिंदी में लिखा है, आपको जैसे कंफर्टेबल है कि वैसे लिखिए। आगे चलते हैं। इस पर एक सवाल आया और ये मेरे लास्ट में रिविजन नोट्स में था। आई एम श्योर इसको मैं मुझे आराम से 70% मार्क्स मिले होंगे। यहाँ देखिए, यूपीएससी का वर्णन किसमें है, आरपीएससी का भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि मुझे आर्टिकल्स थोड़े कम याद रहते थे, इसलिए मैंने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। अच्छा ये देखिए, हिंदी में लिखा हुआ मैंने 250, यदि 2+ स्टेट्स कह दें कि हमारे लिए रूल्स बनाइए। तो अब इसको मैं इंग्लिश में लिखने जाऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। मुझे लगा कि ये रिविजन नोट सिर्फ मेरे लिए हैं, मुझे जिसमें समझ में आया उसमें लिखें, तो मैंने यहाँ कुछ जगह हिंदी यूज़ किया है, कुछ जगह इंग्लिश यूज़ किया है। ये देखिए, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, भारत यूनाइटेड नेशंस HRC में मेंबर बनता है तो कितने वोट मिलेंगे, क्या हाल है। और ये देखिए, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन कैसे मैटर्स नहीं सुनेंगे, तो मैंने अगेन वो फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। जैसे आपको समझ में आए वैसे लिखिए, लेकिन समरी एक साथ लिखिए। नेक्स्ट इज, यहाँ देखिए, जब मैंने यहाँ प्रोटेम स्पीकर लिखे थे गुलाब चंद जी, तो यहाँ मैंने लिखा लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार जी। आगे चलते हैं। अब ये देखते हैं कि इस पूरे लेक्चर का जो हमने मेरे नोट्स के एग्जाम्पल देखे, मैंने आपसे बात की, उसका समरी क्या है, हम सीखे क्या, व्हाट इज ए समरी ऑफ द डिस्कशन दैट वी जस्ट हैड। यहां से फर्स्ट टेक आउट ये है कि रीड, पढ़िए एटलीस्ट 2 टाइम्स। उसके बाद में नोट्स बनाना शुरू कीजिए। नोट्स बनाइए वाइट शीट्स पर, नोट्स बनाइए कलरफुल पेन्स के साथ, एटलीस्ट हेडिंग कलरफुल हो, फैक्ट्स दूसरे कलर में हो, और जो भी आपको ब्लू या ब्लैक पेन से आप बेसिक कंटेंट लिखिए। इससे आपको ये फायदा मिलेगा कि जब पेज को आप रिवाइज कर रहे होंगे तो आपकी जो हेडिंग है वो आपको दूर से दिख जाएंगी, फैक्ट्स आपको दूर से दिख जाएंगे। हाइलाइटर का इस्तेमाल कीजिए, कोशिश कीजिए कि आपके नोट्स जो हैं वो समरी जैसे हों और उनमें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट हों, कॉन्सेप्ट कम से कम हो। यदि कॉन्सेप्ट हो तो सिर्फ कॉन्सेप्ट की हेडिंग हो। और इन सब का निचोड़ एक, कि आपके नोट्स आप 2 घंटे में जो आपको एग्जाम के बीच में मिलते हैं, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C में रिवाइज कर पाए।
और बहुत कंफर्टेबली। ये जो 2 घंटे मिलेंगे इनमें से 10 मिनट पहले तो आपको सेंटर पे पहुंचना होगा, 10 मिनट आपको खुद के काम के लिए भी, खाने पीने के लिए भी चाहिए होंगे। तो आपको बेसिकली इसमें से शायद मुश्किल से जो मुझे समझ में आता है 1 घंटे के वो और 40 मिनट्स इसके, यानी 100 मिनट्स में आप रिवाइज कर पाएँ। तो 100 पेज से ज़्यादा नोट्स नहीं होने चाहिए, इतने ही नोट्स हों। आई बिलीव आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करूँगी। और ऐप पे आपको मेरे नोट्स भी मिल जाएंगे PDF में कन्वर्ट किए हुए। पर मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूँगी, उनको आप सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज़ कीजिएगा, आप उनको देख के हूबहू कॉपी मत कीजिए। अपने नोट्स अपनी भाषा में अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बनाइए। मुझे यकीन आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, जल्दी ही मिलेंगे। नमस्कार।